नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दानापुर की खबर की। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक निजी नर्सिंग होम में उपद्रवियों ने जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ईंट पत्थर से उपद्रवियों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि शराब पीकर ये लोग हंगामा कर रहे थे। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने 2 डीएसपी पति पत्नी को भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी मारपीट की। उपद्रवी मुसाहरी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस पत्थरबाजी में नर्सिंग होम के 3 कर्मचारी भी जख्मी हो गए। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। वो तस्वीर लेकिन हम आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं जब देखिए किस तरीके से यहां उपद्रवी पहुंचे और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। जो सामने दिखा उसके साथ मारपीट की, ईंट और पत्थरबाजी की गई है, जिसमें 3 कर्मी जख्मी हो गए हैं। नर्सिंग होम में मारपीट और तोड़फोड़ की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए उस वक्त जब वहां उपद्रवी पहुंचे तो उसके बाद किस तरीके से सभी के ऊपर ईंट पत्थर चलाने लगे और मारपीट करने लगे। और ये दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको जब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं वहां पर ईंट भी मिला है, जहां से पुलिस ने ईंट को बरामद कर लिया और साथ ही साथ अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना यही घटा जो कुछ लोग रोड पे मारपीट कर रहे थे, वो अपना जान बचाने के लिए, जिसको मार रहे थे वो जान बचाने के लिए हमारे हॉस्पिटल कैंपस में आ गए। अच्छा। ठीक है, आने के बाद हम लोग उनको रोकने की कोशिश किए और कोशिश करने के बाद वो लोग 50 लोग आ गए और मारपीट करना स्टार्ट कर दिए और ईंटा पत्थर और मारने लगे। और बांका से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सिर कटी लाश मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हत्यारों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि जंगल में बोरे में सिर कटी लाश मिली थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। आगे की पूछताछ पुलिस की टीम हत्यारों से कर रही है। बारह गांव के आसपास पड़ी हुई है, जिसका सर कटा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस वहाँ पहुंची, देखी कि सर कटा हुआ है। पुलिस ने लाश को रिकवर किया और थाने ले आए। उसके बाद उसके भतीजे के फर्द बयान पे कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, मतलब उठा के लाया गया। कुर्नी उपचुनाव में आज दिग्गजों का चुनाव प्रचार होगा। आज सीएम नीतीश कुमार प्रचार करेंगे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके साथ होंगे। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 दिसंबर को कुर्नी में मतदान होना है। प्रचार पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। मोकामा गोपालगंज नहीं गए थे सीएम, तो अब कुर्नी जा रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से इस पर सवाल उठाया गया है। आपको बता दें कि आज प्रचार प्रसार करने के लिए सीएम नीतीश कुमार कुर्नी जाने वाले हैं। विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्नी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर यानी सोमवार को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। महागठबंधन की ओर से जेडीयू उम्मीदवार मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। दोनों ही पक्ष की ओर से वोटर तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। तेजस्वी यादव तो चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शुक्रवार को कुर्नी की जनता के बीच वोट मांगने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी दोनों कुर्नी में संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार करेंगे। हम भी उनके साथ उस सभा में रहेंगे। और भी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अभी आए थे, जो उनके राज्य सचिव हैं, राम नरेश पांडे जी, इनके प्रतिनिधि भी रहेंगे।
कुढ़नी में नीतीश के चुनाव प्रचार के लिए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। पार्टी सवाल पूछ रही है कि मोकामा और गोपालगंज में जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में नहीं थे तो नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं गए, लेकिन कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से जेडीयू उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए नीतीश कुढ़नी आ रहे हैं। तो गोपालगंज में, मोकामा में प्रचार करने से बहाना बना दिया। कुढ़नी की सीट आरजेडी की थी, दाव पेच करके ले लिया और कुढ़नी में प्रचार करने जा रहे हैं। देखिए, राजनीति में जब नीतीश कुमार जी कमजोर होते हैं तो वे चुप्पी साध लेते हैं, दम साध लेते हैं, और जैसे ही उनको प्रोमिनेंस मिलता है तो वे अपना सातिर दिमाग भिराने लगते हैं। कुढ़नी की जंग को इस बार चौतरफा लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव में जेडीयू के मनोज कुशवाहा, बीजेपी के केदार गुप्ता के साथ ही वीआईपी से नीलाब कुमार और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से मुर्तजा अंसारी ने मैदान में उतरकर उपचुनाव को बेहद ही रोचक बना दिया है। तभी तेजस्वी हों या मुकेश सैनी, सभी कुढ़नी को जिताने की रेस लगा रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि अति पिछड़ा आयोग को रिपोर्ट को गुप्त तरीके से निर्वाचन आयोग को दिया गया है, जबकि रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था। आयोग ने फॉरवर्ड मुस्लिम जातियों को आरक्षण के दायरे से निकालने पर गौर नहीं किया है। संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि अब यह साफ हो गया है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में आचार संहिता लगी है और इसी दौरान राजगीर और गया में गंगाजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया। इसे लेकर सीएम, डिप्टी सीएम और अधिकारियों पर मुकदमा होना चाहिए। मुख्यमंत्री और सभी विभाग के प्रधान सचिवों पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। आपने कहा कि सब बदला गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड और ये सब उसको बदला गया, क्या है वो मामला? नहीं, ईबीसी बिहार में ईबीसी आयोग है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का आयोग है। हमारे यहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का कोई आयोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किस आलोक में यह कहा है और जो डिस्कशन हुआ है कोर्ट में वो हम लोगों ने भी पढ़ा है। पूरा का पूरा डिस्कशन एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस पर था और इस पर जब उन्होंने इसको कह दिया कि ये नहीं होना चाहिए, कहीं भी उसका क्लैरिफिकेशन लिया जाता है, बट क्लैरिफिकेशन लेने के बदले इसका एक दुरुपयोग करके और पूरे के पूरे बिहार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने लगातार नीचा दिखाने का काम बिहार सरकार कर रही है। लगता है कि कार्रवाई कर पाएगी, जैसे कि आपने कहा बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए और मैं अभी लिखित में देने जा रहा हूं, और अगर वह कार्रवाई नहीं करते हैं इलेक्शन कमीशन तो निश्चित तौर पे हम कोर्ट में जाएंगे। कानून सभी के लिए बराबर है। 3 तलाक और महिला की जिंदगी नरक, ऐसा ही कुछ हुआ है सासाराम की तरन्नुम खातून के साथ, जो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। कैसे रहेंगे हम? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे हक में क्या होना चाहिए, बस हम इसीलिए हम मीडिया का हमको सहारा लेना पड़ा है। अपने लिए न्याय की गुहार लगाती ये हैं सासाराम की तरन्नुम खातून। तरन्नुम को उसके पति ने फोन पर तलाक 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 कहा और जिंदगी भर का रिश्ता एक झटके में खत्म कर दिया। तरन्नुम उस 3 तलाक की नई शिकार हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बता रखा है। अब हम यही चाह रहे हैं कि वो शादी कर लिया, हमको तलाक दे दिया, हमारी बेटी का कोई खर्च नहीं उठा रहा है। हम कहाँ से करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और हम कहाँ रहेंगे? मेरा एक ठो भाई है, ऊपर से ऑलरेडी वो शादी कर चुका है। अब मेरा भाई मेरा खर्च उठा रहा है, 1 रुपया कोई हमको कुछ देता लेता नहीं है, करता नहीं है। 8 साल पहले 30 मई 2014 को सासाराम की तरन्नुम की शादी डेहरी के सोहेब यूसुफ उर्फ मिंटू से हुई। 8 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 9वें दिन से तरन्नुम की जिंदगी जहन्नुम बन गई।
15 दिन थे मात्र। एक 2-3 ठो लड़की को लाला करके हमको घंटों बाहर निकाल देते थे। हम अपने ससुर से बोले कि घर में लड़की आ रही है, लड़की लोग को बुला रहे, हमको घंटों बाहर निकाल दे रहे हैं, ऐसा काहे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है इसका कार्रवाई किया जाएगा, इसीलिए शादी की हम लोग की सुधर जाएगा। ये तो शुरू से बदमाश है ही, हम क्या करें, इसीलिए शादी किए थे कि ताकि सुधर जाएगा ये। तो जाके हम अपने ससुराल में। पहला झटका तब लगा जब पता चला कि सोहेब पहले से ही शादीशुदा है। दूसरा झटका तब लगा जब ये पता चला सोहेब के कई लड़कियों से संबंध हैं। तरन्नुम ने ससुराल वालों की प्रताड़ना और पति की बदचलनी तक बर्दाश्त कर ली, लेकिन जब उसे ये पता चला कि सोहेब उसे बिना बताए तीसरी शादी कर चुका है तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तरन्नुम ने सोहेब से फोन पर सफाई मांगी तो उसने बदले में 3 तलाक दे दिया। हमारे करेगा कि मेरे बच्ची का करेगा कि अपना घर परिवार देखेगा। वो नहीं की तो हमने शादी कर लिया, हमको तो कुछ नहीं पता है। तो बोले हाँ पता करो। हम फ़ोन किए उनके पास तो पूछे तो बोले हाँ हम शादी कर लिए, तुम किस हक से रह रही हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है वहाँ पे, तुम वहाँ से जाओ। तो हमको तलाक दे रहे, 3 बार तलाक बोल करके फ़ोन काट दिए। पति के दिए जख्मों से तार तार तरन्नुम को अपने और अपने मासूम बेटी के भविष्य की चिंता सता रही है। तरन्नुम ने सोहेब के खिलाफ महिला थाने में लिखित आवेदन दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल है कि 3 तलाक को गैर कानूनी हो जाने के बाद भी क्यों नहीं थम रहे 3 तलाक के मामले। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। सहारा लेना पड़ा है, हम कहाँ जाएंगे। पूर्णिया के बनमनखी से अगवा नाबालिग हिंदू लड़की का कोर्ट में बयान दर्ज करवाया गया है। कोर्ट ने नाबालिग लड़की को अपने माता पिता के पास भेज दिया है, जबकि आरोपी फराज को जेल भेज दिया गया है। बयान में लड़की ने क्या कहा ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट ने लड़की को नाबालिग पाते हुए उसे अपने माता पिता के साथ जाने की इजाजत दी है। वहीं आरोपी फराज को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को बनमनखी दर्जी पट्टी के फराज ने बनमनखी बाजार की एक नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर लिया था और उसे हैदराबाद लेकर चला गया था। इस घटना के बाद वहां लोगों में काफी आक्रोश फैल गया था। लोगों ने बाजार बंद कर थाना का घेराव भी किया था। इसके बाद पुलिस ने हैदराबाद से लड़का और लड़की को बरामद कर पूर्णिया लाया और आज मेडिकल जांच और 161 के बयान के बाद कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाया गया। एक लड़की और एक लड़का दोनों गायब हो गए थे। काफ़ी खोजबीन के बाद पुलिस ने मशक्क़त के बाद उन लोगों को ऊपर किया। चूँकि लड़की नाबालिग बताई जा रही है और उनके गार्जियन के द्वारा नाबालिग का प्रमाण पत्र दिया गया है, तो लड़के को उसी आधार पर जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज लड़की का यहाँ पर बयान हुआ। बयान होने के बाद लड़की ने अपने बाप माँ के साथ जाने का इसकी इच्छा जाहिर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत किया और बाप माँ के साथ जाने की इजाज़त दे दी। खबर बगहा से है, जहां बथवरिया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। हमले में जमादार हसन इमाम खां घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया है। दरअसल बथवरिया थाना क्षेत्र के मानपुर में जमीन विवाद के कारण 2 पक्षों के बीच झड़प होने की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि झगड़ा सुलझाने के क्रम में थाना की पुलिस टीम पर एक पक्ष के लोग भड़क गए। उन लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं हमले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बेगूसराय पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक मुस्लिम निजी कोचिंग संचालक की ओर से अगवा की गई हिंदू नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले का खुलासा कर दिया है। साथ ही साथ अपहरित छात्रा को आरोपी के चंगुल से मुक्त करा लिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र का है। दरअसल फुलवरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली सुनीता देवी ने आरोप लगाया था कि कोचिंग संचालक मोहम्मद आमिर ने उनकी नाबालिग पुत्री की शादी की नीयत से अपहरण कर ली है। इस संबंध में पीड़ित ने फुलवरिया थाने में मामला दर्ज करवाया था और अब पुलिस ने खुलासा करते हुए लड़की को बरामद कर लिया है। जैसे ही हम लोग को पता चला था कि लड़का लड़की की लोकेशन राज्य के बाहर है, टीम यहाँ से गई थी हमारी
महिला पुलिस भी गई थी और लड़का लड़की दोनों को पुलिस ने बरामद कर लिया है और दोनों को ही यहाँ पे लेके आया जा रहा है। उसमें जो लड़का है उस पर पॉक्सो की धाराओं में केस पहले ही दर्ज हो गया था, तो लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो लड़की भागी थी इसके साथ में, तो उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और यहाँ लाने के बाद उसका मेडिकल और कोर्ट के समक्ष उसका बयान कराया। पटना सिटी के आलमगंज में स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट में एक लाइनमैन का सिर फट गया। बिजली विभाग के कर्मचारी मछुआ टोली में स्मार्ट मीटर लगाने गए थे, लेकिन एक उपभोक्ता ने स्मार्ट मीटर लगाने से इनकार किया और मारपीट शुरू कर दी। ये उस वक्त की तस्वीर है जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब वहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे थे स्मार्ट मीटर लगाने। तो देखिए किस तरीके से मारपीट की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना पर गंभीरता से काम चल रहा है। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकारी एजेंसियों में पटना नगर निगम की भी है, लेकिन आज हम आपको पटना नगर निगम की एक ऐसी कारस्तानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पटना नगर निगम, जिसका काम नगरवासियों को साफ स्वच्छ वातावरण, साफ पानी और साफ सुथरी सड़क की सुविधा देना है, लेकिन पटना नगर निगम लोगों का स्वास्थ्य बेहतर करने की बजाय बीमार करने में लगा है। कैसे? पाटलिपुत्र इलाके की ये तस्वीर देखिए। पटना नगर निगम के ऊपर एक बड़ा सवाल इसलिए है कि पटना नगर निगम की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है अपने नागरिकों को जो नागरिक सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना। लेकिन देखिए किस तरीके से पटना नगर निगम नागरिक सुविधाएं मुहैया करा रहा है। बीच रेजिडेंशियल एरिया में अगर आप डंपिंग यार्ड खोल देंगे, अभी हम यहाँ खड़े हैं और इसका जो स्मेल है हमें यहाँ से हटने को मजबूर कर रहा है। अब यकीन कीजिए जो यहाँ रहते होंगे उन पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अटल पथ से सटे पानी टंकी के पास पटना नगर निगम ने डंपिंग यार्ड खोल दिया है। शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाके का ये डंपिंग यार्ड लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। पानी टंकी और ये वाटर सप्लाई जो सिस्टम है उसके जस्ट बगल में डंपिंग यार्ड है, जिससे पूरा ग्राउंड वाटर ये जो है वो आपका कंटेमिनेट हो रहा है और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन से तमाम तरह की बीमारियां यहाँ पर सप्लाई की तरफ जा रहा है। नियमानुसार डंपिंग यार्ड खोलने के लिए बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन आज तक पाटलिपुत्र डंपिंग यार्ड के लिए एनओसी नहीं ली गई। हम लोगों से एनओसी नहीं लिया गया है और वो जगह मेरे संज्ञान में है। उस पर आवश्यक जो नियमानुसार होना चाहिए कार्रवाई, वो आज से कल तक में हम लोग करेंगे। यही सवाल जब पटना नगर निगम के अधिकारियों से पूछा गया कि किसकी अनुमति से रिहायशी इलाके में डंपिंग यार्ड खोला गया और क्या खोलने से पहले बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति ली गई थी, तो अधिकारी बगले झांकने लगे। प्रदूषण बोर्ड से एनओसी प्रदूषण बोर्ड से आप लोगों ने लिया है? इस बारे में हमको अभी चूंकि मुख्यालय से पता करना पड़ेगा, चूंकि अभी क्या है कि जस्ट हम जब से आए हैं तब से इसमें फर्दर कोई क्वेरी नहीं हुआ। पहले से चला रहा है, आपके समय की बात नहीं है, बहुत लंबे अरसे से चला रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है मामला गंभीर है, क्योंकि नगर निगम रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों से सुविधा देने के नाम पर टैक्स वसूलता है, लेकिन पाटलिपुत्र इलाके में सुविधा देने की बजाय स्वास्थ्य खराब करा रहा है। तस्वीर दिखाने का मकसद यही, हकीकत बताने का मकसद भी यही है कि जो 5000 की आबादी है, जो आज मुसीबत झेलने को विवश है, पलायन कर रहे हैं लोग यहाँ से, उनकी जान जो है जोखिम में पड़ी हुई है, इसका समाधान खोजना बेहद जरूरी है। और इसी कारण न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है ताकि इनकी हकीकत का नजदीकी अंदाजा लिया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
सीएम नीतीश कुमार ने कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की बैठक की, जिसमें कई निर्देश दिए गए। सीएम ने खिलाड़ियों को बेहतर खान-पान के साथ ही प्रशिक्षण और दूसरी सुविधाएं देने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि सभी प्रखंडों में स्टेडियम बनाया जा रहा है और बचे हुए काम का जल्द ही निपटारण कर दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में फिल्म की शूटिंग के लिए कई जगहों को विकसित किया गया है। फिल्म निर्माता यहां आकर शूटिंग कर सकें, इसके लिए प्रक्रिया को आसान करने का भी निर्देश दिया गया। अगली खबर दानापुर से है, जहां अग्निवीर रैली के आज दूसरे दिन सिवान के अभ्यर्थियों की अग्नि परीक्षा होने वाली है और इसके लिए सिवान के अभ्यर्थी तैयार होकर आए हैं। देखिए संवाददाता अमरजीत शर्मा की ये रिपोर्ट। की प्रक्रिया दूसरे दिन सिवान की है और सिवान के युवक हमारे साथ मौजूद हैं और ये सिलेक्शन के लिए आए हैं अग्निवीर के लिए। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या जो है अग्निवीर है और सिलेक्शन के लिए किस तरह तैयारी करके आए हैं। तैयारी तो सर है, हमारी तैयारी तो हमारी पहले से ही थी। 2 साल से हम तैयारी कर ही रहे हैं। पिछली बार भी हमारी तैयारी पूरी थी और फिर पिछली बार हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, इस कारण हम छट गए थे। फिर दोबारा आए हम लोग तैयारी करके, पूरी तैयारी है इस बारी। साथ में सारे भाई हैं। तो सब लोग जो है, कितनी टीम है आप लोगों की? हम लोग तो हैं 10-12 गाँव के हैं, कि जैसे एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं। एक ही हमारा गाँव है। कहाँ से हैं? सिवान से सर, सिवान में मैरवा। तो मैरवा गांव के हैं, क्या नाम है? आशीष तिवारी। आशीष तिवारी। और इनके साथ ये पूरा टीम है, ये एक नहीं लगभग दर्जनों है, एक साथ जो है एक गांव के जो है आर्मी में सिलेक्शन के लिए, अग्निवीर सिलेक्शन के लिए आए हैं। क्या मंशा लेकर आए हैं? मंशा यही है, जो हमारा सपना उसे पूरा करेंगे। 2 साल से वेट कर रहे थे और तैयारी पूरी कर रखी है इस बार। इस बार सरकार अगर अपने निर्णय बदले ना तो जो युवाओं ने मेहनत करी है उसको उनका हक मिल पाएगा। प्रक्रिया काफ़ी साफ तौर तरीके से चल रही है, किसी तरह का कोई दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी तो ऐसा कोई देखने को आया नहीं और अनुरोध भी करूँगा युवाओं से ऐसे दलाल के चक्कर में ना पड़े। और भर्ती प्रक्रिया पूरी निष्पक्ष है, जितना टाइम बताया जा रहा है ऑफिशियली है। बहुत सारे बच्चों से हमने भी पूछा जिनका फिजिकल हो गया, उनको टाइम पूरा मिल रहा है। आप कहाँ से हैं? हम भी सिवान डिस्ट्रिक्ट से ही हैं। हम सारे एक ही गाँव से ही हैं, मैरवा से। तो ये सारे मैरवा से हैं। ये देख लीजिए, सभी जो है युवा और जो है सभी लोग जो है अग्निवीर में शामिल होने के लिए आए हैं और ये 1-2 नहीं है, दर्जनों हैं और सिवान के मैरवा गांव से आए हैं और अपनी जो तैयारी है उसके दम पर सभी के सभी जो है सेलेक्ट होने के लिए आए हैं और पूरी जज्बा के साथ जो है सिलेक्शन के लिए तैयार हैं। और देखना ये होगा कि इनका जो है सिलेक्शन कितने लोगों का हो पाता है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। नगर निकाय चुनाव को लेकर जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की, उम्मीदवारों के चेहरे खिल उठे। लेकिन इसी बीच सुशील मोदी के एक बयान ने फिर से संशय खड़ा कर दिया है। सुशील मोदी ने दावा किया कि नगर निकाय चुनाव स्थगित होगा और जो उम्मीदवार चुनाव में पैसे खर्च कर रहे हैं उन्हें फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा। इस राजनीतिक हलचल के बीच उम्मीदवार चुनाव प्रचार में तो जुट गए, लेकिन उनके मन में संशय बरकरार है। चुनाव की घोषणा जैसे हुई उसके बाद जो उम्मीदवार इसके पहले तैयारी में व्यस्त थे और अचानक से चुनाव पे रोक लगी थी, उसके बाद उन्हें मायूसी थी। लेकिन जैसे ही ये घोषणा है उसके बाद फिर से उत्साह देखा जा रहा है। सरता नोपानी है जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं और एक बार फिर से अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार की तैयारी में जुट गए हैं। सरता जी, जैसे ही चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये घोषणा हुई कि चुनाव समय पर होगा जो पहले से घोषित है, कैसा लगा? वो बहुत अच्छा लगा सुन के कि चलिए हमने जो मेहनत की थी वो मेहनत अब हमारी फिर रास्ते पे आ जाएगी। हाँ। और घोषणा स्थगित करने के बाद भी हम लोग तो लगे हुए थे उम्मीद में कि इसी साल होना ही है। तो ये हमारी इच्छा पूरी कर दी सरकार ने कि चलो इसी साल हो गया, तो हमारी मेहनत कामयाब रह गई। इसीलिए मैं इसी उम्मीद से आई हूँ कि जनता मुझे जरूर सपोर्ट करेगी और आगे भी मुझे जनता बहुत सपोर्ट की है, क्योंकि मैं काफी सालों से समाज सेवा करती आई हूँ। सरता जी, एक सवाल ये भी है ना कि सुशील मोदी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये चुनाव एक बार फिर से स्थगित हो सकता है, जो उम्मीदवार हैं वो पैसे सोच समझ के खर्च करें। ठीक है, सबने अपना अपना व्यू दिया। हम लोग को भी बहुतों ने बोला था कि हो सकता है अगली साल होगा, नहीं होगा, क्यों बेकार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। बहुतों ने ये बोला नहीं इस साल होना ही है। तो दोनों ही तरफ से आ रहा था। हमारा तो मनोबल यही कह रहा था कि नहीं इसी साल होना ही है। नहीं लग रहा है कि सियासत की वजह से जो उम्मीदवार हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? करना ही पड़ रहा है। सियासत के हिसाब से जो भी उम्मीदवार है उनको तो परेशानी हो ही रही है ना भैया। हर कोई भी उम्मीद से ही आया था कि मैं इतने में ये काम करके निकल जाऊंगा। तो एक तो टाइम भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है लोगों का। तो
सर्टेन वो पानी है जिन्हें पूरी उम्मीद है कि जब चुनाव की घोषणा हो गई तो चुनाव पे अब रोक नहीं लगेगा, लेकिन सुशील मोदी के बयान एक बार फिर से संशय बढ़ा दिया है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। 26